ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है केतु महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। केतु आपके 12वें भाव को छोड़कर आपके 11वें भाव में प्रवेश ऑलरेडी कर चुके हैं। इनका गोचर 18 मई को, या परिवर्तन जो है वो 18 मई 2025 को हुआ था, और दिसंबर 2026 तक वो आपके 11वें स्थान में ही प्रवेश या आप कहिए प्रवास करेंगे। केतु और राहु दोनों ही एकदम विपरीत प्रकृति के ग्रह हैं। राहु जहाँ बृहत हैं वहीं केतु सूक्ष्म है। राहु जहाँ बड़े लेवल की चीज़ें हैं, उन चीज़ों की गहराई में उतरकर जो टेक्नोलॉजी है, जो मेथडोलॉजी है, वो सब केतु के अधीन आता है। इसलिए केतु की भी महत्वता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जहाँ बड़े लेवल पर चीज़ें हम देखते हैं तो जैसा मैंने कहा वहाँ पे बृहस्पति, राहु, इनको देखा जाता है, लेकिन सूक्ष्मता से उस ज्ञान को समझना वो केतु के अधीन है। केतु एक ऐसा ग्रह है जो आपको चेंज करने पर फोर्स करेगा। राहु अचानक से अच्छे रिजल्ट देता है, राहु परिस्थितियां ही बदल देता है, लेकिन केतु एक ऐसा ग्रह है जो आपको विवश करता है अपने अंदर बदलाव लाने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, और उस इम्प्रूवमेंट के दम पर, उस बदलाव के दम पर आपको अच्छे रिजल्ट देने वाला ग्रह अगर कोई है तो केतु ही है। आत्ममंथन का ग्रह है, आपको ये रियलाइज़ करवाता है। रियलाइजेशन का ग्रह अगर कोई है तो केतु है। आपको ये रियलाइज़ कराता है कि कहाँ पे बदलाव करने हैं, क्या ठीक करना है, क्या बेटर करना है, कहाँ पे और सीखना है, समझना है। इन सब के लिए केतु बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है। केतु को शूल भी कहा जाता है, यानी कि जो चुभता है कांटे की तरह, और केतु को झंडा भी कहा जाता है। अर्थ ये है कि केतु के प्रभाव को समझकर, वो जो शूल का उनका जो बदलाव है उसको समझकर अपने जीवन में अपनाकर अगर कोई व्यक्ति उसका फ़ायदा उठा पाया तो उसके नाम का झंडा भी बुलंद कहीं ना कहीं केतु के कारण ही होता है। बहुत सक्सेसफुल लोगों के कुंडली में केतु लग्न में, 11वें में, 10वें में, छठे भाव में, इवन अष्टम भाव में पाए जाते हैं। क्योंकि जैसा मैंने कहा वो पहले हार्डवर्क बहुत करवाएंगे, बहुत कुछ सिखाएंगे, फिर उसका रिजल्ट आपको देके जाएंगे। इसलिए केतु का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। अगर केतु के कारकत्वों की बात करें तो अध्यात्म, मोक्ष, रिसर्च, आईटी, केमिस्ट्री, टेक्नोलॉजी के जो डीप नुएंसेस हैं, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, कोडिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जहाँ पे कुछ भी डेवलपर का काम आया टेक्निकल फील्ड में, साधना, ऑकल्ट, इन सब के कारक केतु ही हैं। ये एक गलत मत है, या कहिए एक मिथ है कि केतु पैसा नहीं दे सकते। हाँ, राहु की इंटेंसिटी और स्पीड से नहीं दे सकते, लेकिन राहु का जैसे मैंने कहा दिया पैसा कभी कभी टिकता नहीं है। जो केतु आपको सिखाएंगे और उसके दम पर जो आपको लाभ दिलाएंगे भौतिक सुख में, वो फिर लॉन्ग टर्म तक रहेगा। कई लोगों की केतु की महादशा अगर आती है, जीवन में आती है, अब ऐसा तो नहीं कि सबको सारी महादशाएं मिलती हैं। अगर अर्ली ऑन किसी को केतु की महादशा मिल गई तो वो पीरियड यूजुअली बहुत खतरनाक होता है। खतरनाक इन द सेंस व्यक्ति को भौतिक सुखों से दूर करता है, लेकिन सिखाता बहुत कुछ है। और उसके दम पर जब शुक्र की दशा आती है तो व्यक्ति के वारे न्यारे हो जाते हैं। कई लोगों का जीवन इस प्रकार से बदला है। और वही कहीं ना कहीं गोचर में भी केतु करते हैं कि अगर किसी चीज़ में आपको बुरे रिजल्ट दे रहे हैं तो उसमें सिखाएंगे भी बहुत, और फिर जब वहाँ से चले जाएंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे और लॉन्ग टर्म देंगे। राहु आते ही प्रभाव देते हैं अच्छा, या फिर धन देते हैं। केतु आते ही थोड़ा रोकते हैं, समझाते हैं, समझने पर विवश करते हैं, और उसके दम पर जीवन को आगे लेकर जाते हैं। केतु जैसे मैंने कहा आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। आत्ममंथन के ग्रह हैं केतु, रियलाइजेशन के ग्रह हैं केतु। और केतु सूर्य की राशि में है तो थोड़ा बहुत प्रभाव सूर्य का भी आएगा। और केतु की 2 दृष्टियाँ भी है, पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि। पंचम पड़ेगी तीसरे पर तो नवम पड़ेगी सप्तम पर। तो इस सब का क्या प्रभाव आपके जीवन पर रह सकता है, इसकी विवेचना करूंगा अपने स्तर पर जितना मुझसे हो सकता है। और यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। पुनः मैं समझाने का प्रयास कर सकता हूँ कि राशिफल एक बहुत सामान्य विश्लेषण होता है और ये अलग अलग नहीं दिया जा सकता। कहाँ से आपको सूट होता है वहाँ से देखिए। मेरा व्यक्तिगत मत भी मैं हमेशा बताता ही हूँ, फिर भी हमेशा लोग पूछते हैं कि कहाँ से देखिए। देखिए, या तो आप अपनी मानिए, मैं एक चीज़ हमेशा ही बोलता हूँ कि लग्न से देखिए। अब अगर वहाँ से आपको लगता है कि सूट नहीं करता, आपको नहीं ठीक लगता, तो चंद्र राशि से देखिए। अगर मैं हर बार बोल ही रहा हूँ कि लग्न से देखिए और फिर
भी आप यही क्वेश्चन पूछते हैं कि यहाँ से देखें, तो फिर यानी कि आप नहीं उसको समझना चाहते। लग्न जो है वो वास्तविकता है, लग्न जो भारतीय ज्योतिष का आधार है, तो मेरे हिसाब से वहीं से देखना चाहिए। अब अगर आपको नहीं पता तो चंद्र राशि से भी उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। सेकंड बेस्ट ऑप्शन चंद्र राशि है, बस अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते कि आप बोलें कि मेरी लग्न राशि तुला है तो अलग बना के दीजिए, चंद्र राशि तुला है, नहीं हो सकता। और राशिफल मैं हमेशा कहता हूँ ये कोई आपकी कुंडली का विवेचन नहीं है, ये एक सामान्य गाइडलाइंस है, क्योंकि कोई व्यक्ति हर रोज़ ज्योतिष के पास नहीं जाएगा और ज्योतिष मार्गदर्शन का टूल है। तो एक अपने जीवन में इन चीज़ों को समझने के लिए कि क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, ये राशिफल इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये समझेंगे कि आपकी कुंडली का ही विवेचन हो रहा है तो गलत है। एक सामान्य आधार पर ये विश्लेषण या कहिए गाइडलाइंस दी जाती है। तो शुरू करते हैं। आपके सुविधा के लिए मैंने इसको कुछ प्रमुख भागों में बांटा है। पहला होगा पॉजिटिव्स, फिर नेगेटिव्स, फिर सेहत, फिर उपाय। शुरू करते हैं सकारात्मक चीज़ों के साथ। सबसे पहला कहाँ पे आ रहे हैं केतु? आपके 11वें घर में। और 11वां भाव क्या है? उपचय स्थान। और केतु ज्ञान है, सोचने की शक्ति पर उनका प्रभाव बहुत रहता है। तो ये आपकी सोच में बदलाव लाएंगे। आपकी सोच है वो प्रगति के लिए बदलना शुरू हो जाएगी। बहुत प्रोग्रेसिव सोच आपकी यहाँ पर होने वाली है। अगला पॉइंट, चेंज इन इनकम सोर्स। तो आपके इनकम के सोर्स में बदलाव आएंगे। अब ये बहुत चीज़ें इंडिकेट करता है। आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं, नया बिजनेस कर सकते हैं, नई जॉब आपकी हो सकती है, जॉब के साथ बिजनेस कर सकते हैं, यानी कि इनकम के सोर्सेस में बदलाव। तीसरा पॉइंट, अच्छा 11वां भाव लाभ का है और ये वृद्धि का है। तो कोई भी ग्रह अगर यहाँ पे आता है ना तो उसके जो अपने खुद के कारकत्व होते हैं वो भी बढ़ते हैं। तो केतु क्या है? वो टेक्निकल चीज़ों के कारक है, जो डीप टेक्निकल नॉलेज होती है उसके कारक है। तो आपकी जो टेक्निकल नॉलेज है वो बढ़ेगी, आप ज़्यादा टेक्निकल हो जाएंगे, ज़्यादा टेक्नोलॉजी प्रिय हो जाएंगे। चौथा पॉइंट, मेथोडिकल। केतु मेथड वाले ग्रह हैं, तो आप देखेंगे कि आप बहुत मेथड के हिसाब से अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। और जो व्यक्ति मेथड समझ गया, अपने जीवन को मेथोडिकल कर लिया, वो सक्सेस पाता है। पांचवा पॉइंट, केतु ज्ञान के और स्किल्स के कारक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके ज्ञान, आपके स्किल्स का लेवल, स्किल सेट बहुत बढ़ेगा, जो आपके करियर में, बिजनेस में आपको हेल्प करेगा। छठा पॉइंट, ओवरऑल केवल टेक्निकल स्किल्स नहीं, हमारे जीवन के लिए बहुत स्किल्स की जरूरत होती है। रोटी बनाना, खाना बनाना एक स्किल है, कपड़े धोना एक स्किल है, सफाई करना एक स्किल है। ये रोज़मर्रा की चीज़ें भी तो होती हैं, ये भी तो हर कोई नहीं कर सकता। कई लोग को प्रेस करना नहीं आता, आयरन करना नहीं आता कपड़ों को, वो भी तो एक स्किल है। हम कभी कभी इन चीज़ों को बोलते हैं कि कुछ बहुत बड़ी स्किल नहीं है, बल्कि है। खाना बनाना कितनी बड़ी स्किल है। अब अगर आप कहीं बाहर हैं, आपको खाना नहीं मिल रहा, अच्छा कोई खाना बनाने वाला नहीं है, कई बच्चे हैं वो अपने घर में रहते हैं, फिर बाहर जाते हैं तो स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि खाना बनाना एक स्किल है। तो केवल टेक्निकल स्किल्स की बात मतलब कि केवल करियर संबंधित नहीं, बाकी भी जो जीवन में जीने की स्किल्स चाहिए होती हैं उसमें भी आपकी बढ़ोतरी होगी। सातवां पॉइंट, बिजनेस स्टार्ट करने का अवसर मिलेगा। मैं आऊँगा इस पर अलग से, क्योंकि सप्तम से पंचम में है। आठवां पॉइंट, ओवरऑल ग्रोथ की तरफ आपका व्यक्तित्व तो बढ़ेगा। यहाँ पे ना आप बहुत ऐसी चीज़ें छोटी छोटी करना शुरू कर देंगे जो अल्टीमेटली आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएगी। नवा पॉइंट, सक्सेस की हंगर। केतु यहाँ पर बैठ के ना कहीं कहीं मंगल की तरह प्रभाव देते हैं, तो आपके अंदर ना एक सक्सेस के लिए हंगर भी बहुत रहेगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंस का भाव है, तो केतु सोचने पर विवश करते हैं, तो फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे और बहुत अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। 11वां पॉइंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओल्ड प्लान्स। आपकी जो पुरानी रणनीतियां हैं जो नहीं अब तक काम आ पाई, उनको आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। बहुत अच्छा ये पॉइंट है। 12वां पॉइंट, आप बहुत चीज़ों में स्टार्ट कर पाएंगे। इससे पहले क्या है ना कि 12वें घर में आपके केतु थे, प्लानिंग बहुत करवाई होगी लेकिन स्टार्ट नहीं कर पा रहे होंगे। ये वो टाइम है जब आप आपकी जो प्लानिंग है, जिसको आप बिल्कुल इनिशिएट ही नहीं कर पा रहे थे, वो कई कार्य आप यहाँ पर इनिशिएट कर पाएंगे। अगला पॉइंट, 14वां पॉइंट, प्रैक्टिकल सोच और बड़ी सोच। 11वां भाव जो है प्रैक्टिकलिटी का भी है और बृहत भी है, यानी कि बढ़ाता भी है। तो जब यहाँ पे केतु आगे जो सोचने के तरीके पर बहुत बदलाव लाते हैं, तो आपकी एक प्रैक्टिकल सोच हो जाएगी और एक बहुत बड़ी सोच हो जाएगी। आपकी सोच दायरे से बाहर जाएगी, और यकीनन बड़ी सोच से ही व्यक्ति बड़ा बनता है, छोटी सोच से व्यक्ति बड़ा नहीं बन सकता। कितने भी बड़े व्यक्ति का मतलब जो नाम है जिनका, उनकी सोच देखिएगा, क्या क्या सोच उनकी होती है, कभी उनके बारे में पढ़ के देखिए। वो चीज़ें सोचते हैं जो समय से आगे चलती हैं, और ये केतु करवा सकते हैं। अगला पॉइंट, सिचुएशन के हिसाब से बदल जाना।
वैसे तो तुला वाले लोग फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि चर लग्न है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है इनके अंदर, पर यहाँ पे क्या होगा और वो चीज़ें बढ़ेंगी, आप सिचुएशन के अनुसार अपने आप को बदल पाएंगे। और जो व्यक्ति आज के टाइम में ऐसा कर सकता है वो अवश्य बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त करता है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सिस्टमेटिक अप्रोच, मेथोडिकल भी मैंने कहा लेकिन सिस्टमेटिक अप्रोच भी रहेगी, और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, तीसरा भाव 11वां भाव ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बताते हैं। तो आपकी सोच के बदलाव से, सोच के दायरे के बढ़ने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, कई बार होता है कि हमारे साथ कोई प्रॉब्लम, हमें कोई आइडिया भी नहीं आते, फिर अचानक से कुछ क्लिक होता है, हमें लगता है कि भाई ये तो बहुत आराम से सॉल्व हो सकता है। वही चीज़ जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा था, आइडिया ही नहीं आ रहा था, जब ग्रहों की स्थिति बदलती है तो सॉल्यूशंस भी प्राप्त होते हैं। एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके रखना चाहिए ज्योतिष के बारे में कि हाँ हम बदल सकते हैं। अवश्य पॉजिटिव नेगेटिव तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन एक ग्रह के पॉजिटिव कारकत्वों को समझेंगे ना तो बहुत अच्छा है। आज के टाइम में ज्योतिष के नाम पर डराना, एक दूसरे की आलोचना करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ज्योतिष जगत में केवल यही चल रहा है। एक मूल तत्व ये होता है कि ज्योतिष का काम लोगों को गाइड करना है, वो तो कहीं ना कहीं लोग भूल ही चुके हैं। आइदर अपनी बड़ाई करते रहते हैं कि मैं ये मैं वो, और या फिर एक दूसरे की आलोचना, जो मेरे हिसाब से ज्योतिष के लिए सही नहीं है। मेरे हिसाब से ज्योतिष में लोगों को गाइड करना वो सबसे बड़ा, बाकी तो कर्मों पे ही है, लेकिन अगर आप एक ज्योतिष बन के लोगों को गाइड नहीं कर रहे और केवल नेगेटिविटी फैलाते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फैलाता हूँ, लेकिन केवल एक ग्रह के नेगेटिव ही सारे एस्पेक्ट बता देना और लोगों को डरा देना, वो कहीं ना कहीं ज्योतिष के नाम पे बहुत गलत चीज़ है। जैसे मैं आजकल देखता हूँ लोग मृत्यु की भविष्यवाणी इतने आराम से कर रहे हैं। एक महोदय है, मेरे को नाम उनका याद नहीं, हर जगह पे वो मृत्यु, किसी इसकी मृत्यु हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। इतना निंदात्मक ये चीज़ है ज्योतिष के नाम पर, बहुत निंदात्मक। तो खैर उस जगह पे हम नहीं जाते, लेकिन मेरे हिसाब से आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है, केतु से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं कि केतु सब कुछ खराब ही कर देंगे। हाँ, राहु की इंटेंसिटी नहीं होती केतु में, लेकिन मैंने कहा ना, केतु द्वारा जो व्यक्ति सिखाया, समझा, बदला है, वो फिर जीवन पर्यंत उस चीज़ को बैठकर उसका लाभ उठाता है। तो केतु को या ग्रहों को समझने की आवश्यकता है। अगला पॉइंट, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी एरिया में बहुत डीप जाना। आप टेक्निकल फील्ड में कह लीजिए, पर्सनल फील्ड में कह लीजिए, आप किसी भी पर्टिकुलर एरिया में बहुत डीप तक जा पाएंगे। 18वां पॉइंट, अब करियर की तरफ चलते हैं। अब 11वें भाव में केतु बैठे हैं, अब ये ग्रोथ का भाव है, लेकिन केतु फोर्स करते हैं चेंज लाने के लिए। आपको ना फोर्स करेंगे कि अपनी नॉलेज को, अपने स्किल्स को एनहेंस करें। और कई लोगों ने शुरू भी कर दिया होगा, कुछ नए कोर्स शुरू किए होंगे, कुछ नया सीखना शुरू किया होगा, और उसके दम पर अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। उनकी एक दृष्टि तीसरे भाव पर है और उनकी एक दृष्टि 7वें भाव पर है, तो इसका भी बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। तीसरे भाव पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, आपको क्विक लर्नर बनाएंगे, कॉन्फिडेंस आपका बहुत बढ़ेगा, अपने स्किल्स पर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अपने आप पर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और 7वें भाव पर उनका प्रभाव, एक प्रकार से नए रोल्स लेने के लिए, नए चैलेंजेस लेने के लिए आप तत्पर रहेंगे और इसके द्वारा भी आगे बढ़ पाएंगे। अपनी जो इमेज है कार्य क्षेत्र में, उसको बनाने का, संवारने का, बड़ा करने का एक मौका यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। अपनी स्किल्स को दिखा पाएंगे। कई बार होता है कि हमारे पास स्किल्स है, हमें मौका ही नहीं मिलता। ये वो टाइम है जब आपको अपनी स्किल्स को दिखाने का, शोकेस करने का अवसर प्राप्त होगा। बहुत ही अच्छा एक लाभ यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। अपने टैलेंट को शोकेस करने का अवसर, मैंने कहा ना, कई लोग होते हैं उनके पास टैलेंट होता है, उनको मौका ही नहीं मिलता अपने टैलेंट को दिखाने का। यहाँ पे आपको अपनी स्किल्स को दिखाने का अवसर प्राप्त होगा। कौन कौन से एरियाज अच्छा करेंगे? फाइनेंस, जर्नलिज्म, IT, कोडिंग, इनसे जुड़ा कार्य करते हैं, कम्युनिकेशन, सर्जरी, हेल्थ केयर, पब्लिक से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, पब्लिक डीलिंग से जुड़ा, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य है, मेडिकल, मार्केटिंग का कार्य है, सेल्स, पब्लिशिंग, फॉरेन ट्रेड, इनसे जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, बहुत लाभ होगा। स्टूडेंट्स की विवेचना कर लेते हैं, स्टूडेंट्स के लिए विवेचना कर लेते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। कारण क्या है कि स्पेशली जो टेक्निकल फील्ड के बच्चे हैं ना, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। अब देखिए, तीसरे भाव और 7वें भाव को देख रहे हैं। अब पंचम से ये बना तीसरा, पंचम से बना 11वां, पंचम का यानी कि स्टूडेंट्स का उपचय भाव बन गया। आप बदलाव लाने के लिए रेडी रहेंगे, आपको चेंजेस बहुत मिलेंगे, आपको मौके बहुत मिलेंगे, आपकी लर्निंग कैपेसिटी, रिटेंशन कैपेसिटी, चीज़ों को एनालाइज करने की कैपेसिटी और परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने की कैपेसिटी बहुत अच्छी रहेगी। ये अगर देखें तो पंचम में राहु केतु का एक्सेस आ गया, यहाँ पे राहु है ना, तो
ये जब भी एक्सेस कहीं बनता है ना, तो यहाँ पे कहाँ बन रहा है, 11वें और 5वें में, यानी कि ये भाव दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव में आ जाते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, कई ऐसे ऑप्शंस आपके लिए खुलेंगे जो आपके जीवन को बदल कर रख सकते हैं। अब चलते हैं बिजनेस की तरफ। जहाँ तक बिजनेस की बात है, डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि सप्तम भाव को देख रहे हैं तो डायरेक्ट इम्पैक्ट है। जैसे मैंने शुरू में कहा था, चेंज ऑफ इनकम सोर्स, तो यहाँ पे क्या बताता है कि आपको नए सोर्स ऑफ इनकम ढूंढने पड़ेंगे। आप एक प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं, अब आपको दिख रहा है कि मार्केट श्रिंक हो रही है। कई बार होता है कि आपने 2-3 साल 4 साल किसी एक प्रोडक्ट में, सर्विस में बहुत अच्छा किया, फिर मार्केट चेंज हो गई, तो फिर आपको बदलना पड़ता है। अगर आपका काम, देखिए कुछ काम तो होते हैं वो निरंतरता से चलते रहते हैं, कुछ काम होते हैं जिसमें आपको टाइम टू टाइम चेंज लाना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको बदलाव लाना पड़ेगा, नए इनकम के सोर्सेज को ढूंढना पड़ेगा। एक सफल बिजनेसमैन वही होता है जो अभी की नहीं, 2 साल 3 साल पहले की तैयारी अभी से करता है। तो यहाँ पर वो बदलाव आएगा। 11वें भाव में है तो टेक्निकल ग्रोथ होगी आपके बिजनेस की, यानी कि नई टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा। सॉफ्टवेयर लाइए, नई चीज़ों को लाइए, देखिए क्या बदलाव कर सकते हैं टेक्निकल लेवल पर। कई नई बिजनेस के लिए टेक्नोलॉजी आती रहती है, सॉफ्टवेयर आते रहते हैं। आपकी वेबसाइट है उसको और एनहेंस कराइए, आपकी कोई ऐप है, आप ऐप बनवानी है आपको, वो करवाइए। इन सब चीज़ों में बहुत लाभ आपको प्राप्त होगा। एक प्रकार से आपके बिजनेस में नए स्किल्स आ पाएंगे, एक प्रकार से आपके बिजनेस में नई टेक्नोलॉजी, नए प्रोडक्ट्स, नई सर्विसेज, इन सब के लिए बहुत अच्छा है। कम्युनिकेशन बेटर होगी आपकी प्रोफेशनल लेवल पर। सप्तम भाव को देख रहे हैं तो हो सकता है कोई पुरानी पार्टनरशिप टूटे, कोई नई पार्टनरशिप बने। हो सकता है आपके बिजनेस से कोई पुराना पार्टनर एग्जिट ले जाए, लेकिन उससे कोई बहुत अच्छा नया पार्टनर आ जाए, तो इसके भी बहुत योग दिख रहे हैं। नया सॉफ्टवेयर, जैसा मैंने कहा, एक भरपूर टेक्निकल एडवांसमेंट, उसके द्वारा अपने बिजनेस को बहुत आगे बढ़ा पाएंगे। केतु ये भी दिखाते हैं कि आपको ना स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने पड़ेंगे। आपकी कार्यशैली क्या है, बिजनेस का मेथड क्या है, उन सब में आपको बदलाव लाना पड़ेगा, अदरवाइज इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। जो केतु का प्रभाव है ना, अदरवाइज केतु, जैसे मैंने कहा, वो शूल की तरह चुभेंगे, वरना आपने बदलाव कर लिया तो झंडा फैलेगा आपके नाम का, फहराएगा आपका नाम का, अदरवाइज तो फिर शूल की तरह चुभेंगे। कौन कौन से एरियाज अच्छे रहेंगे? कंस्ट्रक्शन, आईटी प्रोडक्ट, आईटी सर्विसेज, टेक्निकल फील्ड, टेक्निकल प्रोडक्ट सर्विसेज, फाइनेंस सर्विसेज, पब्लिकेशन, डिजिटल पब्लिकेशन। आजकल तो डिजिटल जो पब्लिकेशन है वो बहुत लोग अपनी ई बुक छापते हैं, क्योंकि लोग पढ़ते हैं, क्योंकि वो चीज़ें बढ़ रही हैं। आज के टाइम में, जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ, एक सेल्फ पब्लिशिंग बहुत अच्छा ऑप्शन आ चुका है उन लोगों के लिए जिनको अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखना है। आज से कुछ साल पहले जब सेल्फ पब्लिशिंग नहीं थी तो लोग अपनी बातों को रख ही नहीं पाते थे, पीछे भागते रहते थे पब्लिशर्स के। आज के टाइम में चीज़ें बहुत अच्छी हो चुकी हैं। दवाइयों से संबंधित कोई बिजनेस है आपका, हेल्थ प्रोडक्ट, हेल्थ इक्विपमेंट्स, इनसे जुड़ा कोई बिजनेस है आपका, मीडिया हाउस है, डिजिटल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी, इनसे जुड़ा कुछ बिजनेस है आपको, तो बहुत लाभ होगा। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य का क्या प्रभाव रहेगा? क्योंकि केतु सूर्य की राशि में बैठे हैं तो अगला पॉइंट उसी पे चर्चा करेंगे। देखिए 11वां भाव ग्रोथ है, उपचय भाव है और रिजल्ट ओरिएंटेड और रिजल्ट गिविंग भाव है। और केतु नॉलेज, स्किल्स, चेंज, बदलाव, गहनता, रिसर्च है। तो जब यहाँ पे सूर्य आ गए तो इन सारी चीज़ों में अपनी ऊर्जा देंगे और प्रभाव डालेंगे। सूर्य आ गए मतलब कि सूर्य का प्रभाव यहाँ पे है। तो आप देखेंगे आपकी जो गुडविल है, आपका फेम है, आपका जो नाम है, जो आपको ड्यू नहीं मिला आपके कर्मों का, वो यहाँ पर आपको मिल सकेगा। अपने आप को प्रूव अगर करना है ना आपको, इससे अच्छा मौका आपको प्राप्त नहीं होगा। अपने आप को प्रूव करने का समय। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। दृष्टि का क्या प्रभाव रहेगा? उनकी 2 दृष्टियां हैं, एक पड़ेगी तीसरे पर और एक पड़ेगी 7वें पर। तीसरे भाव की दृष्टि की बात करते हैं। ये चैलेंजेस लेने पर मजबूर करेंगे। आप देखेंगे आप चैलेंज एक्सेप्ट करके अपने जीवन के आगे बढ़ेंगे। स्किल एनहेंसमेंट, फिर से कहूँगा, तीसरा भाव स्किल्स का है। रिस्क टेकिंग एबिलिटी, ये कभी कभी तो अनिवार्य हो जाती है। अगर हमें आगे बढ़ना होता है तो कभी कभी रिस्क भी लेना पड़ता है। रेडी फॉर चैलेंजेस एंड रेडी फॉर चेंजेस। लैंग्वेज सीखने का मौका मिलेगा। आप सिचुएशन को ना एक्सेप्ट करके उस पर काम कर पाएंगे। कभी कभी होता है कि अगर हमारे थोड़ा सा विपरीत सिचुएशन होगी ना, हम डर जाते हैं, नहीं मुझसे नहीं होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। आप सिचुएशन को समझेंगे, अगर कुछ बदलाव आता है उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे और इसका अपने करियर में हर प्रकार से बिजनेस पर लाभ उठा पाएंगे।
ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट का टाइम है। दो उपचय भाव का कनेक्शन हो रहा है, ये आपके सेल्फ इम्प्रूवमेंट का भी टाइम है। सातवें भाव पर उनकी दृष्टि, इमेज बिल्डिंग, इमेज एनहेंसमेंट, बहुत अच्छा टाइम है। एक प्रकार से नए कनेक्शंस, नए कम्युनिकेशंस, एंड ऑफ अ बैड मैरिज, कभी कभी होता है शादीशुदा जीवन अच्छा नहीं चल रहा, उसको अंत करने के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा होता है। अब ये विवादास्पद है, ये अच्छा है या बुरा, अगर बुरी मैरिज है उसका अंत करना तो एक प्रकार से अच्छा ही होता है। अपनी डिज़ायर्स को, नेसेसरी चीज़ों को समझना, डिज़ायर्स तो देखिए उसकी कोई सीमा नहीं होती, हमारी इच्छाएं कब ख़त्म होती है, मरने भी वाला तो तब भी कुछ ना कुछ इच्छाएं बच ही जाती हैं, क्योंकि एक मन है ना, मन पर कंट्रोल किसका हो पाए, वो इंद्रिय है जिस पर अगर कंट्रोल पा लिया तो बहुत अच्छा है। लेकिन बड़े बड़े ऋषि मुनियों का एक प्रकार से अपने मन पर कंट्रोल नहीं रहा, कुछ कुछ टाइम के लिए छूट जाता है। कई ऐसी कहानियां हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी तपस्या के बाद भी बड़े बड़े ऋषि मुनि अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर पाए, तो हम लोग क्या हैं उसमें। तो यहाँ पे केतु क्या प्रभाव देंगे ना, वो आपको ये बताएंगे भैया ये डिज़ायर जो आपके इतने दुनिया भर के आप लेके बैठे हुए हो, उसको कम करो और उन चीज़ों पर फोकस करो जो सच में रिक्वायर्ड है। और ये एक क्लैरिटी अगर जिस व्यक्ति के अंदर आ जाती है ना, वो बहुत सफल होता है। अपने जीवन में पूर्णता पर काम करने का टाइम है। अगले कुछ पॉइंट्स हैं। राहु जो है वो 10वें से दूसरे में है, यानी कि वृद्धि, करियर में अपने स्किल्स, अपने नॉलेज के बेसिस पर वृद्धि। राहु नवम से तीसरे में है, यानी कि भाग्य, स्किल्स, लाभ, इन सब का मिलन, यानी कि बहुत अचीवमेंट्स। राहु अष्टम से अष्टम से चौथे में है, यानी कि अपने कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का इशू चल रहा था उसको सॉल्व कर पाएंगे। राहु सप्तम से पंचम में है, यानी कि अपनी सोच आपकी जो है वो बड़ी होगी और चेंजेस ला पाएंगे। छठे से छठे में राहु का होना, यानी कि कुछ अपनी जो हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी उन पर थोड़ा काम कर पाएंगे। पंचम से छठे में राहु का होना, यानी कि सडन बिग आइडियाज़, कुछ ऐसे बड़े आइडियाज़ आएंगे जो आपके जीवन को आगे लेकर जाएंगे। राहु चौथे से अष्टम में है, यानी कि कोई आपकी बहुत पुरानी फंसी हुई प्रॉपर्टी थी, कोई ऐसी प्रॉपर्टी थी जो फंस गई थी, बिल्कुल वो निकल नहीं पा रही थी, भले ही थोड़ा लॉस झेलना पड़े लेकिन वो प्रॉपर्टी निकल सकती है। और राहु तीसरे से नवम में है, यानी कि सेल्फ बिलीफ बहुत बढ़ेगा। चलते हैं नेगेटिव चीज़ों की तरफ। सबसे पहला डिलेज, केतु 11वें घर में आके ऑप्शन तो खोलेंगे लेकिन डिलेज बहुत करवाएंगे, कार्यों में देरी होगी। अगला पॉइंट, पुराने दोस्त जो हैं उनसे दूरियां आ जाएंगे, नए दोस्त बन सकते हैं लेकिन पुराने दोस्त दूर हो जाएंगे। और यही चीज़ सोशल स्ट्रक्चर में आपका देखने को मिलेगी, नए सोशल सर्कल आपका बनेगा पर पुराना सोशल सर्कल चेंज होगा। और कभी कभी इसमें थोड़ा सा एक डिस्कम्फर्ट भी आता है। भाई बहनों के साथ प्रॉब्लम्स होंगी, भाई बहनों की तबीयत भी, स्पेशली बड़े भाई बहनों की तबीयत के लिए अच्छा नहीं है, और भाई बहनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, विघ्न बहुत आएंगे। केतु 11वें घर में बैठ के ना आपको चीज़ें बहुत आराम से नहीं देते हैं लेकिन आराम से नहीं देते। अगला पॉइंट, हेल्थ पर एक्सपेंसेस बहुत होंगे, क्योंकि छठे से छठा भाव है तो हेल्थ पर एक्सपेंसेस बढ़ते ही हैं। मैरिड लाइफ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं, क्योंकि सातवें भाव पर उनकी दृष्टि है। अभी शनि महाराज की दृष्टि थी वो ख़त्म हुई क्योंकि वो 29 मार्च को यहाँ पे आ गए, लेकिन अब केतु की दृष्टि आ गई तो थोड़ा सा जो रिलीफ मिला था वो फिर से प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। ओवर प्लानिंग बहुत रहती है, केतु 11वें घर में बहुत ज़्यादा, अगर कुंडली में बुध या चंद्रमा बहुत ख़राब है, ओवर प्लानिंग। लव लाइफ में बहुत दिक्कत, क्योंकि राहु यहाँ पर है ना, तो राहु केतु एक्सेस पंचम पर आ गई, तो ये लव लाइफ के लिए अचानक से सडन चेंजेस, सडन बदलाव आना शुरू हो जाएंगे, सडन परिस्थितियाँ बदलना शुरू हो जाएंगी। कभी कभी नॉन इम्प्लीमेंटेबल प्लान्स बनाएंगे, मतलब कि जो बहुत अच्छी प्लानिंग करेंगे लेकिन जब धरातल पर उतरेंगे तो चीज़ें बदल जाएंगी, आप उनको पूरा नहीं कर पाएंगे। पर्सनल लाइफ में मिसकम्युनिकेशन काफ़ी रहेगी और झूठे आरोप भी लग सकते हैं, थोड़ा केयरफुल रहेगा। सप्तम पर उनकी दृष्टि कभी कभी झूठा आरोप भी लगाती है। गुप्त शत्रु आपके एक्टिव हो जाएंगे, और क्योंकि राहु लग्न को देख रहे हैं तो जैसे मैंने कहा ये तो फिर इच्छाएं बहुत बढ़ाते हैं, पर केतु 11वें घर में है तो वो इच्छाओं पर कंट्रोल करेंगे। अब ये क्या हो रहा है ना, ये ऑपोजिट ऊर्जा है जो यहाँ पर राहु और केतु के कारण आ रही, तभी ये ऐसे ग्रह हैं जो एक प्रकार से व्यक्ति को कभी कभी बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। तो राहु लग्न पर देखिए कहेगा भैया मुझे तो बहुत कुछ चाहिए, केतु बोलेगा कि भाई इतना क्यों भाग रहे हो, जितना चाहिए, जितनी आवश्यकता है उसके पीछे भागो। ये जो ऊर्जा का मिसमैच है ना, ये मेंटल लेवल पर तंग करेगा। नेबर्स से प्रॉब्लम, तीसरे घर के 11वें घर के केतु, आपके जो नेबर्स हैं उनसे कुछ ना कुछ दिक्कत आपकी बड़ी 18 महीने में हो सकती है।
पेमेंट अटकेगी जिनका अपना कुछ काम है, या कभी कभी होता है जॉब भी करते हैं, पेमेंट अटक जाती है, फिर बाद में देते हैं 2 महीने बाद, या कोई आपका इंसेंटिव अटक गया, कोई डी अटक गया, फिर एरियर्स में वापस आ रहे हैं। अब जो व्यक्ति मान के बैठा के भी जॉब कर रहा है, बिजनेस में चलो चलता है, जो बिजनेस करते हैं उनको पता है कि ऊपर नीचे चलता है, पर जिसका जॉब है उसको पता है भाई महीने के अंत में इतने आने और उसके पैसे रुक गए तो फिर दिक्कत होती है। सक्सेस मिलेगी, लेकिन एक चीज़ मान के चलेगा कि स्मूथ कोई राइड नहीं होने वाली, बम्पी राइड होगी, यानी कि चीज़ें थोड़ा सा स्मूथ नहीं जाने वाली। तो इसके लिए अपने आप को तैयार रखिएगा। सेहत की तरफ चलते हैं। पैरों में बहुत दिक्कत रहेगी, वेरिकोस वेन्स, ये सब चीज़ें, इवन नी से जो नीचे का एरिया है ना, इसमें बहुत दिक्कत, दर्द, ये सब शुरू हो जाएगा। इन्फेक्शंस बहुत रहेंगे ओवरऑल बॉडी में, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम, पेट के रोग, स्पेशली ब्लोटिंग बहुत रहा करेगी। जॉइंट्स में प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेशन, जॉइंट पेन, गले के रोग, ईएनटी के रोग, ईएनटी बहुत तंग करेगा। ईयर, नोज, थ्रोट, थायराइड संबंधित दिक्कतें, कई लोगों को थायराइड डायग्नोज होगा। ग्लैंड्स की प्रॉब्लम, ग्रंथियों से जुड़ी दिक्कत, शोल्डर इंजरी, शोल्डर में दिक्कत है, शोल्डर डिसलोकेशन, शोल्डर में प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी। गॉल ब्लैडर, किडनी की दिक्कत, लिवर संबंधित प्रॉब्लम, स्पेशली फैटी लिवर, या लिवर में कोई इन्फेक्शन यहाँ पर आ सकता है। मेनली इन्फेक्शन, केतु की बात करते हैं तो इन्फेक्शन ज़्यादा आते हैं। एसटीडीज, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं सेक्शुअली अलग अलग पार्टनर्स के साथ तो थोड़ा केयरफुल रहेगा। इम्पोटेंसी, इनफर्टिलिटी इश्यूज आते हैं कई बार। हार्ट की प्रॉब्लम की संभावना बढ़ती है, स्पेशली आर्टरी से जुड़ी कोई प्रॉब्लम हार्ट से। और हेरिडिटरी डिजीज़ जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रही है, जैसे अगर घर में किसी को डायबिटीज़ है, खैर आजकल तो हमारा रहन सहन ही ऐसा हो गया, पर फिर भी अगर लेट्स से कि आपके फादर को, आपके मदर को डायबिटीज़ है, तो आपको होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अगर आपके फादर, आपके मदर को कोई कार्डियक प्रॉब्लम है तो आपको भी होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। वो होता है क्योंकि आए तो या बने तो हम उन्हीं से हैं, उनका अंश ही हैं, पेरेंट्स का। तो जो प्रॉब्लम्स उनकी, जब उनका नेचर हम में आता है, उनमें उनकी कई जो रूपरेखा है, उनके दिखने के तरीके हम में आते हैं। कई बार होता है कि बहुत मैच करती है शक्लें और सब कुछ, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर, तो फिर वो जो हेरिडिटरी डिजीज़ होती है वो भी आती है। तो यहाँ पे बहुत संभावना है कि अगर आपके फादर मदर को कोई इश्यूज़ हैं तो वो आपको भी आ सकते हैं। कोई सिम्टम दिखें तो बहुत केयरफुल रहिएगा। उपाय की बात करते हैं। 3 प्रकार के उपाय आपको करने हैं। कितनी बार करने हैं बताता चलूँगा। जो इंडिया में रहते हैं बहुत आराम से कर सकते हैं, जो नहीं रहते, अगर आपके आसपास सारी चीज़ें अवेलेबल है कर लीजिएगा, वरना इंडिया में किसी को बोलकर करवा सकते हैं। पहला उपाय, एक पात्र में दूध, चंदन का पाउडर, सफ़ेद तिल और शहद, ये मिलाना है। दूध ज़्यादा लीजिएगा, फिर बाकी चीज़ें थोड़ी थोड़ी। इससे गणेश जी का अभिषेक कीजिएगा, फिर जलाभिषेक कीजिएगा, गणेश जी को दुर्वा अर्पण कीजिएगा, लड्डुओं का या मोदक का भोग लगाइएगा, और घर में बनी किसी भी मिठाई का जो गुड़ से बनी हो इसका भोग लगाइएगा। और उसके बाद ओम गणेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। ये उपाय आपको 4 बुधवार करना है। लगातार करेंगे तो अच्छा है, लगातार मतलब कि एक के बाद एक बुधवार। दूसरा उपाय आपको 2 अमावस्या करना है। एक पात्र में दूध, सफ़ेद तिल, काले तिल, जौ के दाने, ये मिलाकर महादेव का अभिषेक कीजिएगा, फिर जल से अभिषेक कीजिएगा। चंदन का विलेपन कीजिएगा अवश्य महादेव पर। 4 प्रकार के फल और 4 प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाइएगा। एक तिल के तेल का दिया भी अर्पण कीजिएगा महादेव को, और ओम महेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। ये 2 अमावस्या करना है। और अगला उपाय तीसरा, 2 पूर्णिमा को किसी भी मंदिर में गुड़, चावल और तिल का तेल, इसका दान करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपको बहुत लाभ प्राप्त होंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।